क्या हाल चाल है, कैसे हो आप सभी। होपिंग कि आप सभी बहुत 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 ही ज्यादा प्यारे हो, मस्त हो, जबरदस्त हो, सारी चीजें एकदम परफेक्ट चल रही है, सब कुछ बढ़िया है। आज के इस वन शॉट सीरीज में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है वेदर एंड क्लाइमेट। अब वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, दोनों क्या सेम चीज है? नहीं भाई, दोनों सेम चीज नहीं होती है, दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, हाँ सिमिलर जैसे लगते हैं हमें, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम वेदर और क्लाइमेट तो सेम ही है। नहीं बेटा, वेदर और क्लाइमेट सेम नहीं होता। तो आज के इस चैप्टर में हम वेदर और क्लाइमेट को ही पढ़ेंगे। ठीक है, और ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो भाई वेदर को या क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, उन एलिमेंट्स को मेजर कैसे करते हैं, तो ये सारी चीजें हमें आज के इस वन शॉट में पढ़नी है। सो आर यू गाइज रेडी? रेडी हो गए भाई, सब बढ़िया है। और मैं आपको बता देती हूँ, बहुत सारे बच्चे मुझे जानते होंगे, जो मुझे नहीं जानते मैं आपको अपना नाम बता देती हूँ। मेरा नाम है नेहा शर्मा, जिनके साथ आप पढ़ रहे हो एसएसटी। अब हम यहाँ शुरू करेंगे वेदर एंड क्लाइमेट का वन शॉट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यस, सबसे पहले तो हम पढ़ने वाले हैं वेदर और क्लाइमेट क्या है, फिर वेदर मैप्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेम्परेचर ऑन अ मैप, है ना। तो हम ये दोनों टॉपिक्स को क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो सबसे मेन बात, वेदर क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है। देखो मेरी बात, वेदर बेटा, वेदर को समझना बड़ा आसान है। वेदर को बस आप इतनी सी चीज से समझ सकते हो। मैम कितनी सी चीज से? वेदर को बस आप ये समझ सकते हो जो शॉर्ट टर्म में चेंज हो जाता है, जो डेली चेंज हो जाता है, जो कुछ आवर्स में भी चेंज हो जाता है। जैसे कि भाई जब मैं सुबह अपने घर से निकली आज, ठीक है, 10 बज रहे होंगे उस टाइम, और जब मैं 10 बजे अपने घर से निकली कहाँ आने के लिए, ऑफिस आने के लिए, तो भाई इतनी तेज धूप थी, आप सोच नहीं सकते, कसम से आप नहीं सोच सकते, इतनी ज्यादा तेज धूप थी, बहुत तेज धूप। और अब मैं लेक्चर रिकॉर्ड करने आ रही हूँ, अभी शाम के बज रहे होंगे 4-5 बज रहे हैं शायद, ठीक है, और अभी इतनी तेज बारिश हो रही है बाहर। तो वो क्या है, वेदर चेंज होना है। तो वेदर बेटा एक शॉर्ट टर्म में कभी भी चेंज हो सकता है, दिन में धूप, रात को बारिश, सुबह बारिश, फिर शाम को एकदम मौसम साफ हो जाए। तो वेदर क्या है, डेली बेसिस पर चेंज होता है, डे टू डे चेंज होता है, और बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टर्म के लिए रहता है। कैन चेंज विद इन मिनट्स और आवर्स। वेदर जो है वो कुछ मिनट्स में भी चेंज हो सकता है बेटा, और कुछ घंटों में भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये हमने बात करी वेदर की। अब क्लाइमेट, इसका भाई जो है वो बिल्कुल ही इससे अपोजिट है। कैसे अपोजिट है? क्लाइमेट बेटा एक लॉन्ग टर्म पैटर्न के लिए होता है, कुछ सालों तक पर्टिकुलर एक एरिया में एक जैसा ही क्लाइमेट रहता है। ठीक है, 30 सालों तक, 30 साल आप समझ रहे हो, 30 ईयर्स तक एक जगह का क्लाइमेट एक जैसा ही रहता है। तो क्लाइमेट बेटा डे टू डे चेंज नहीं होता, शॉर्ट टर्म में चेंज नहीं होता। क्लाइमेट जो है वो एक लॉन्ग टर्म में चेंज होता है, एक लॉन्ग पैटर्न है उसका। ठीक है, क्या है, एक लॉन्ग पैटर्न है, और बहुत सालों में एक बार जो है वो क्लाइमेट चेंज होता होगा। जबकि वेदर इसका बिल्कुल अपोजिट है, वेदर तो मिनट्स में चेंज हो जाए। अभी धूप है, बाहर जाके देखो बारिश मिल जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस था कि वेदर क्या है और क्लाइमेट क्या है। आओ अब कुछ पॉइंट से समझते हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में ये चीज पूछी गई है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर इज द day-to-day atmospheric condition of a particular place on the earth surface। अर्थ के सरफेस पर किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पर, है ना, डे टू डे जो चेंजेस होते हैं, जो मौसम में जो चेंजेस होते हैं, उसे हम क्या कह देते हैं बेटा, वेदर कह देते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको एग्जांपल पे दिया कि सुबह धूप, शाम को बारिश, राइट। और क्लाइमेट क्या है बेटा, क्लाइमेट जो है किसी भी एक बड़े एरिया की एक ऐसी वेदर कंडीशन है या फिर एक ऐसी एटमॉस्फेरिक कंडीशन है जो लगभग 30 to 35 ईयर तक सेम रहती है, और कम से कम 30 से 35 साल बाद चेंज होती है, अगर होती भी है तो। ठीक है, तो 30 से 35 सालों तक जो एक क्लाइमेट है एक जैसा ही रहता है। ठीक है, इसके बाद वेदर जो है वो डेली बेसिस पर चेंज होता है, जबकि क्लाइमेट डेली बेसिस पर चेंज नहीं होता। इसमें वेदर का एक स्टेबल पैटर्न होता है बेटा। ठीक है, एक स्टेबल पैटर्न होता है, और ये डे टू डे चेंज नहीं होता। एक लॉन्ग टर्म की बात क्या होता है, चेंज होता है। वेदर इज डिटरमाइंड फॉर अ स्मॉल एरिया। वेदर में हम डिटरमाइन करते हैं एक स्मॉल एरिया को, एक छोटे एरिया की बात करते हैं। वही क्लाइमेट में हम एक लार्ज एरिया की बात करते हैं। लार्ज एरिया से क्या मतलब है, किसी कंट्री की, या ठीक है किसी भी कंट्री की बात करते हैं, या किसी एक बड़े से एरिया की बात करते हैं।
इसके बाद वेदर में बेटा, वेदर की कंडीशन में टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, ये सब कुछ इंक्लूड होती है। वहीं अगर मैं क्लाइमेट की बात करूं तो क्लाइमेट में भी एवरेज टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, ये सब कुछ क्या करता है, इंक्लूड होता है और हमारी हेल्प करता है क्लाइमेट क्या है, कैसा है, इस चीज को पता करवाने में। ठीक है, तो होपिंग इतनी सी बात जो है आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। आपको इतना जरूर समझ में आ गया होगा कि वेदर क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है। तो चलो वेदर और क्लाइमेट के बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेदर फोरकास्ट। वेदर फोरकास्ट क्या होता है भाई? वेदर फोरकास्ट इज बेस्ड ऑन द रीडिंग मेड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट which scientifically studies the various aspects of weather. At weather station, the variation in weather condition are continuously record. देखो वेदर कॉस्ट क्या होता है, वेदर फोरकास्ट क्या होता है बेटा, आप ये समझ लो, रीडिंग्स है। ठीक है, जो भी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो रीडिंग्स देता है कि भाई वेदर ऐसा है, वेदर ऐसा है, वेदर के ये एस्पेक्ट है, ऐसा वेदर रहेगा, वैसा वेदर रहेगा। ठीक है, जो ये हमें वेदर की क्या बताते हैं, वेदर के एस्पेक्ट्स बताते हैं, वेदर की डिटेल्स देते हैं, तो उसे हम वेदर फोरकास्ट कहते हैं। वेदर स्टेशन क्या होता है? वेदर स्टेशन बेटा, वेदर स्टेशन में वो सारी वेरिएशन इंक्लूड होती हैं जिसमें वेदर की कंडीशन कंटिन्यू रिकॉर्ड होती है। क्या होती है यहाँ पर? वेदर की कंडीशन जो है बेटा वो कंटिन्यू रिकॉर्ड होती है कि भाई हवा कितनी तेज चल रही थी, टेम्परेचर कितना था, बारिश हो रही है, धूप हो रही है, तो इसमें वेदर की जो कंडीशन है वो रिकॉर्ड होती है। Today we are able to access images from satellites which actually survey the earth. Weather forecasting needs current and continuous data. तो यही है, आज हम सैटेलाइट्स जो है वो हमें इमेजेस भेजता है। ठीक है, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम जो वेदर फोरकास्ट है बेटा उसको रेगुलर बेसिस पर और कंटिन्यू बेसिस पर क्या चाहिए होता है, डेटा चाहिए होता है। देखो ये है वेदर फोरकास्ट, जिसमें हमें क्या बताया गया है, बताया गया है कि संडे को ऐसा टेम्परेचर रहेगा, ऐसे हवा चलेगी, ट्यूसडे को ऐसा होगा, वेडनेसडे को ऐसा होगा। तो ये क्या है, ये हमें डेली बेसिस पर जो न्यूज मिलती है हमें। पहले देखो, कभी आप घूमने जा रहे हो, मान लो वेदर फोरकास्ट को समझना है तो बस एक छोटे से एग्जांपल से समझो। आप न्यूज चला के बैठे हो, न्यूज में एक इस तरीके के इंसान आ रहे हैं, ठीक है, एक होस्ट आ रहे, एक एंकर आ रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि अगर आप लोग मनाली जाने का प्लान कर रहे हैं तो कुछ समय के लिए अपने प्लान को छोड़ दो भाई, खराब कर लो उस प्लान को, हटा दो उस प्लान को, क्योंकि भाई मनाली में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होने वाला है या उस पहाड़ी एरिया में लैंडस्लाइडिंग होने वाली है। तो वो लोगों को क्यों बताया जाता है? वो लोगों को इसलिए बताया जाता है ताकि जो लोग हैं अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें। या फिर न्यूज़ में आपने देखा होगा कि कल दिल्ली में बहुत तेज़ बारिश होगी, है ना, कल साल की सबसे ज़्यादा बारिश होने की क्या है, संभावना है, ये है वो है। तो क्या है, जो हमें डेली बेसिस पर वेदर रिपोर्ट्स दे सके, जो हमें कॉन्टिन्यूस बेसिस पर ये बता सके कि हमारा वेदर जो है वो कैसा है, कैसा रहेगा, है ना, दैट्स इट। यूज ऑफ वेदर रिपोर्ट। अब जो ये वेदर फोरकास्ट में जो ये वेदर की रिपोर्ट आती है, मैम उस रिपोर्ट का हमें क्या फायदा है, क्यों हम वो वेदर रिपोर्ट देखें, क्यों भाई क्यों देखें मैम, क्या ही फायदा है उसका? तो चलो मैं आपको फायदा बताती हूँ। वी कैन प्रिडिक्ट क्लाइमेटिक चेंज इन अ प्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि बेटा कितने टाइम बाद क्लाइमेट में चेंज हो सकता है। ठीक है, दिस हेल्प इन प्लानिंग फ्यूचर क्रॉप प्रोडक्शन। जो ये वेदर रिपोर्ट होती है ये फार्मर्स की बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि वेदर रिपोर्ट देखकर ही फार्मर ये प्लान करता है कि आगे उसे कौन सी क्रॉप का प्रोडक्शन करना है, कितना करना है। It give us a record of the extreme in weather like the highest rainfall or the hottest or coldest day of the season. सबसे मेन बात ये हमें ये बताता है कि पूरे सीजन में बेटा सबसे ज्यादा बारिश कौन से दिन हुई, सबसे ज्यादा गर्म कौन सा दिन था, यानी कि सबसे ज्यादा गर्मी किस दिन थी, सबसे ज्यादा सर्दी कौन से दिन पड़ी, राइट। तो ये सारी चीजें भी हमें कौन बताता है, ये वेदर रिपोर्ट बताता है। ठीक है, if bad weather condition like hail, snow, rain, strong winds, heat waves, dust storms or cyclone are expected, then people can be warned in time. इससे क्या होता है, वेदर रिपोर्ट से कभी कभी जो बैड वेदर की कंडीशंस होती हैं कि भाई आज तेज हवाएं चलेंगी, आज बहुत ज्यादा हीट वेव्स चलेगी, आज बहुत ज्यादा बारिश आ सकती है, आज साइक्लोन आ सकता है, आज ओले पड़ सकते हैं। तो इससे क्या होता है, ये न्यूज़ लोगों को पहले ही मिल जाती हैं और लोगों को टाइम पर वार्निंग मिल जाती है, ताकि वो उस हिसाब से भाई खुद को प्रिपेयर कर सके, तैयारी कर सके, फालतू में बाहर ना निकले, राइट, अपने आप को सेव कर सके। ऐसे ही बेटा जो फिशरमैन हैं, ड्राइवर हैं, पायलट्स हैं, फार्मर्स हैं, इनके लिए इंफॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। इनके लिए ये इंफॉर्मेशन बेटा बहुत 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 ही ज़्यादा क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि मान लो किसान है,
किसान को ये बता दिया जाए कि ओले पड़ने वाले हैं, तो वो इस तरीके से अपनी फसलों को ढक सकता है ताकि उसकी फसलें जो हैं बर्बाद ना हो। एक फिशरमैन है ऑब्वियसली कहाँ, समुद्र के आसपास जाएगा मछलियों को निकालने के लिए, है ना, मछलियों को निकालेगा और क्या करेगा। तो मान लो उसे पहले ही अलर्ट मिल जाए कि भाई आज जो क्या है, आज जो सी वाला एरिया है वहां पर स्ट्रॉन्ग रेन होगी, जिससे क्या होगा, बहुत ही ज्यादा लॉन्ग वेव्स उठेगी समुद्र की, तो आज वहां जाना किसी के लिए सेफ नहीं है। तो भाई ये नहीं जाएगा, इसे अलर्ट मिल जाएगा तो ठीक है, या पायलट को पता चल जाए कि साइक्लोन पाथ है ये, तो इससे क्या होगा, लोगों को बेटा एक टाइम पर वार्निंग मिल जाएगी जिससे उनको बचाया जा सकता है। तो इसीलिए ये जो वेदर रिपोर्ट है वो हमारे लिए क्या होती है, बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। अब बेटा जो वेदर कंडीशंस है या जो क्लाइमेटिक कंडीशन के मेन जो आप ये कह सकते हो फैक्टर्स हैं या मेन जो उसमें चीजें इंक्लूड होती हैं, लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इन सबको मेजर कैसे करें, भाई टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, रेनफॉल कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा है, तो इन सबको मेजर कैसे करें, आओ जरा अब उसकी बात करते हैं। इट कैन बी, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बेटा टेम्परेचर की, सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं मेरा बेटा, टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। इट कैन बी मेजर बाय यूजिंग अ थर्मोमीटर। याद रखो, क्या याद रखे मैम, जब भी आपको टेम्परेचर को मेजर करना हो तो आप किस में करोगे, थर्मोमीटर में करोगे, ठीक है, जो एक नैरो ग्लास ट्यूब है और जो किससे फिल्ड है बेटा, मरकरी और अल्कोहल से फिल्ड होती है। देख रहे हो कितनी नैरो ट्यूब है, ये देखो कितनी नैरो ट्यूब है, और इसमें यहाँ पर लिखा भी है मरकरी होता है इसके अंदर, इस ट्यूब के अंदर क्या फिल्ड है, मरकरी फिल्ड है। 3 टाइप के आपके थर्मोमीटर होते हैं, 3 टाइप होते हैं आपके थर्मोमीटर के, मैक्सिमम थर्मोमीटर, मिनिमम थर्मोमीटर और एक 6 थर्मोमीटर। तो जब हम मैक्सिमम थर्मोमीटर की बात करते हैं, मैक्सिमम थर्मोमीटर हमें क्या दिखाता है बेटा, हाईएस्ट टेम्परेचर दिखाता है, ठीक है। मैक्सिमम थर्मोमीटर, जो फर्स्ट थर्मोमीटर होता है मैक्सिमम क्या दिखाता है, हाईएस्ट टेम्परेचर क्या है किसी भी एरिया का या किसी भी जगह का, वो ये हमें दिखाता है। फिर होता है आपका मिनिमम थर्मोमीटर, तो मिनिमम से आपको याद रहेगा कि ये हमें लोएस्ट टेम्परेचर दिखाता है कि सबसे ज्यादा कम टेम्परेचर कितना है। उसके बाद एक होता है द सिक्स्थ थर्मोमीटर, ये दोनों दिखाता है, किसी भी डे का मैक्सिमम टेम्परेचर भी दिखाता है और किसी भी डे का मिनिमम टेम्परेचर भी दिखाता है, ये दोनों दिखाता है कि मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है और मिनिमम टेम्परेचर कितना है एक दिन का, ठीक है। आज सबसे ज्यादा टेम्परेचर कितना था और आज ही सबसे कम टेम्परेचर कितना था, तो उसे हम कहते हैं 6 थर्मोमीटर। तो याद रखो थर्मोमीटर के 3 होते हैं टाइप, मैक्सिमम जो हमें हाईएस्ट टेम्परेचर दिखाता है, मिनिमम जो हमें लोएस्ट टेम्परेचर दिखाता है, और 6 थर्मोमीटर जो हमें मैक्सिमम भी दिखाता है और मिनिमम भी दिखाता है। इसके बाद हम बात करते हैं, इसमें बेटा 2 यूनिट होती हैं आपकी, 2 मोस्ट कॉमन स्केल हैं, यूनिट है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, ठीक है। दोनों को ही टेम्परेचर को कैलकुलेट करने के लिए बेटा यूज किया जाता है, सेल्सियस को भी और फ़ारेनहाइट को भी। सेल्सियस थर्मोमीटर में जो यूनिट होती है, जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, सेल्सियस थर्मोमीटर में जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। वही फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर में बेटा फ्रीजिंग पॉइंट आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और बॉइलिंग पॉइंट आपका 212 डिग्री क्या होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी, आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक है। अब दी डायगोनल रेंज क्या होती है टेम्परेचर की, मैक्सिमम और मिनिमम में जो डिफरेंस होता है एक दिन में, मान लो एक दिन में मैक्सिमम है 35, ये है आपका मैक्सिमम, मिनिमम है आपका 10, मान लो 10 है, सॉरी हाँ, मिनिमम मान लो 10 डिग्री है, ये है मिनिमम। तो अब इसमें हम डायगोनल रेंज कैसे निकालेंगे, कैसे निकलेगी, ये जो डायगोनल रेंज है वो कैसे निकलेगी, मैक्स में से मिनिमम को माइनस कर देंगे, मैक्स में से मिनिमम को माइनस कर देंगे, यानी कि 35 में से 10, 25 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये तो मैं आपको ऐसे ही सॉल्व करके बता रही हूँ, बस आपको इतना याद रखना है कि डायगोनल रेंज क्या होती है थर्मोमीटर की, डिफरेंस कितना है मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर में डिफरेंस कितना है, उसको हम कहते हैं डायगोनल रेंज, ठीक है। अब आगे है
रेनफॉल को हम कैसे मेजर करते हैं? टेम्परेचर को तो मेजर कर लिया है लेकिन रेनफॉल जो बारिश होती है ना, छम छम छम, तो जो ये बारिश होती है, बारिश को भी क्या मैम हम मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आओ जरा दिखाती हूँ कैसे कर सकते हैं। वी कैन मेजर रेनफॉल विद एन इंस्ट्रूमेंट। कौन से इंस्ट्रूमेंट से? रेन गॉज। रेन गॉज से बेटा हम क्या कर सकते हैं? रेनफॉल को मेजर कर सकते हैं, कितनी रेनफॉल हुई है ना, कितनी ज्यादा हुई है, ये सब कुछ। It has a large metal cylinder on the outside with a funnel on top that fits accurately। देख लो, ये एक सिलेंडर तरीके का, इस तरीके का सिलेंड्रिकल माउथ होता है। ये आपका क्या है? रेन गॉज है। आप इसे यहाँ पर ध्यान से देखो, आगे आप पिक्चर में देखो, आपको समझ आएगा। अब क्या होता है? बारिश होती है, ये फनल होती है, बारिश होती है, बारिश इस फनल से क्या होती है बेटा? अंदर जाती है। फिर आप देखो, यहां से अंदर गई, अंदर गई, अंदर गई। अब ये देखो, ये इस चीज को देखो, ये जो माउथ है, माउथ से यहाँ पर पानी आता रहता है, यहाँ इकट्ठा होता रहता है, और फिर यहाँ क्या लगा होता है? यहाँ पर बेटा आपका मेजरिंग सिलेंडर होता है, जो हमें बताता है कि कितनी बारिश हुई है। अब इसमें कुछ चीजें याद रखो। द रीडिंग इज जनरली टेकन एवरी 24 आवर्स। ठीक है, हर जो रीडिंग है वो बेटा 24 आवर्स की ली जाती है, ताकि ये मतलब ये हमें पता चल सके कि 24 घंटे में कितनी ज्यादा बारिश हुई है किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, किसी भी दिन। ठीक है, इसके अलावा द रेन गॉज इज यूजुअली कैप्ट 30 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड टू प्रिवेंट। जो ये रेन गॉज होता है, इसे कम से कम जमीन से 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर रखा जाता है। क्यों? ताकि जमीन पर जो ये पानी गिर रहा है, ये स्प्लैश होके इधर ना रेन गॉज में ना जा सके, जिससे रीडिंग डिस्टर्ब ना हो। तो डिफरेंस रखा जाता है, ताकि अगर जमीन पर आने के बाद जमीन पर पानी आए और ऐसे अगर स्प्लैश भी हो तो वो रेन गॉज के अंदर ना जाए। ठीक है, इसके बाद रेन गॉज को बेटा बिल्डिंग वगैरह से भी थोड़ा दूर सेटअप किया जाता है, ताकि बिल्डिंग वगैरह का पानी जो है वो उसमें आके ना गिरे। सिर्फ ओरिजिनल जो रेन है, ठीक है, वो आके गिरे। मान लो ये छत है, यहाँ पर रेन गॉज है, अब यहाँ पे बारिश का पानी आ रहा है, लेकिन बिल्डिंग पे जो पानी गिर रहा है बिल्डिंग की छत पे, वो भी बिल्डिंग के किनारे से क्या है? नीचे गिर रहा है, और वो रेन गॉज में इंक्लूड हो। ठीक है, तो ये ना हो, इसीलिए इसे बिल्डिंग, घर वगैरह से बहुत दूर खुले आसमान में रखा जाता है, ताकि सिर्फ एक्चुअल रेनफॉल की रीडिंग को हम क्या कर सके? मेजर कर सके। इसके अलावा बेटा एक मॉडर्न सेल्फ रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट भी है, जिसे हम प्लवियोग्राफ कहते हैं। ठीक है, ये भी जो रेनफॉल है उसकी क्वांटिटी और उसकी ड्यूरेशन को क्या करता है? क्या करता है बेटा? मार्क करता है, वो भी एक ग्राफिकल पेपर पर। कैसे ये काम करता है? देखो, बहुत सिंपल सी बात है। रेन जो है एक फनल में, जो ये बिग माउथ है, इसमें जो रेन है वो इनसाइड जाती है, इनलेट होती है। ठीक है, फनल जो है वो वाटर को, इस टाइनी सी जो बकेट है, ठीक है, ये देखो, यहां पर ध्यान से देखना पिक्चर में, तब आपको सब समझ आ जाएगा। यहाँ पर देखो, ये फनल है, फनल से क्या होता है? जो बारिश का पानी है बेटा वो अंदर गया तो यहाँ पर एक ये बकेट होती है, एक ये बाल्टी होती है, जिसमें क्या होता है बेटा? वाटर को, रेन वाटर को कलेक्ट किया जाता है। जब ये रेन वाटर यहाँ पर कलेक्ट हो जाता है और जब ये बकेट भर जाती है, तो भरने के बाद बाल्टी क्या हो जाती है? टिल्ट हो जाती है, गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है? यहाँ गिर जाती है। देखो, बकेट फिल होके ये टिल्ट हो गई, गिर गई। गिरने के बाद वो वाटर जो है ऐसे मशीनरी के फॉर्म में यहाँ आता है। यहाँ पर पहले से एक पेन और एक पेपर होता है। ठीक है, पहले से एक मशीन में एक पेन और एक पेपर होता है, जिसमें क्या होता है बेटा? मार्क लग जाता है पेपर पे। ये जो रिकॉर्डिंग चार्ट है, देखो, ये पानी आया, ये पेन की इंक यहाँ से जाती है, यहाँ देखो ये रिकॉर्डिंग चार्ट है, यहाँ पर एक मार्क लग जाता है। ये क्लॉक ड्राइव है, ठीक है, तो मार्क लग जाता है, मार्क, और किस टाइम पर उस क्लॉक ड्राइव में उस टाइम क्या टाइम हो रहा था, ये सारी चीजें हमें पता चल जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि रेन की क्वांटिटी कितनी थी और कब वो हुई है। ठीक है, सबमिट हुई है वो चीज। तो ये भी क्या है? मेन चीज है। ठीक है, प्लवियोग्राफ हो चाहे रेन गॉज हो, दोनों से ही हम क्या कर सकते हैं? रेनफॉल कितना है, कितना ज्यादा है, कितनी क्वांटिटी है, ये सब कुछ हमें इससे पता चल जाता है। बट रेन गॉज वाले टॉपिक को थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लेना, उस पे से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है, हम ह्यूमिडिटी को कैसे मेजर करते हैं? भाई ह्यूमिडिटी को करते हैं मेजर। ह्यूमिडिटी क्या होती है? जब हवा में बेटा जो वाटर की फॉर्म है, जो वाटर है वो गैसियस फॉर्म में, यानी कि वेपर की फॉर्म में जब ज्यादा इंक्लूड हो जाता है और जब हवा में एकदम वेटी सी, डैम्प सी फील होती है, तब हम कहते हैं कि भाई हवा के अंदर क्या है? वाटर वेपर है, यानी कि वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं, लेकिन वो गैसियस फॉर्म में है, तो उन्हें हम कहते हैं बेटा वाटर वेपर। और उस टाइम पर हवा हमें बहुत
वेट सी लगती है, बहुत डैम्प सी लगती है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। और ह्यूमिडिटी को हम मेजर करते हैं बेटा हाइग्रोमीटर से। किससे? हाइग्रोमीटर से हम ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं। और ये जो हाइग्रोमीटर है वो किस चीज से बना होता है बेटा? ये वेट और ड्राई बल्ब थर्मोमीटर से बना होता है। जो ये हाइग्रोमीटर है ये वेट एंड ड्राई बल्ब थर्मोमीटर से बना होता है। आगे देखते हैं। इस तरीके का एक वुडन क्या होता है, एक वुडन फ्रेम होता है जिसमें दोनों मरकरी थर्मोमीटर एक दूसरे के नेक्स्ट रख दिए जाते हैं, यानी कि एक दूसरे के आसपास, एक दूसरे के साइड रख दिए जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द टू सेपरेट रीडिंग इन द थर्मोमीटर टेल अस अबाउट द ह्यूमिडिटी लेवल इन द एयर। जो ये दोनों थर्मोमीटर है इसमें जो डिफरेंस होता है, ठीक है, यहाँ पर 22 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर 18 डिग्री सेल्सियस है। तो जो ये दोनों थर्मोमीटर में डिफरेंस आया है, यही डिफरेंस हमें बताता है कि एयर की क्वांटिटी में कितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी थी, कितनी परसेंट ह्यूमिडिटी थी। The actual amount of water vapor present is called absolute humidity। ठीक है, जब हमें रीडिंग में एक्चुअल अमाउंट पता चल जाए, हवा में एक्चुअल अमाउंट हमें पता चल जाए किसका, वाटर वेपर का, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बेटा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। उसे हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। किसे? जब हमें एयर में एक्चुअल अमाउंट पता चल जाए वाटर वेपर का। ठीक है, अब एक होती है आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है? देखो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को आप इस तरीके से समझो, मान लो ये एक बॉटल है, ठीक है, इसमें ये एक बर्तन है, ये समझो ये एक बर्तन है, इसमें 10 ग्लास पानी आ सकता है, लेकिन इसमें मैंने डाला 5 ग्लास ही है। तो यही होती है आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। मैम ये कैसे होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी? देखो, एक्चुअल क्वांटिटी वाटर वेपर की कितनी हो सकती है, मतलब कितनी है, और क्वांटिटी दैट कैन कैरी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, यानी कि ह्यूमिडिटी कितनी हो सकती है और कितनी है, इन दोनों के बीच का जो रेशियो है उसे हम कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। उसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। अब द टेम्परेचर एट विच एयर इज सैचुरेटेड इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट हम किसे कहते हैं? ड्यू पॉइंट हम उसे कहते हैं बेटा जब जो एयर है वो एकदम सैचुरेटेड हो जाती है। सैचुरेटेड मतलब कि अब वो इससे ज्यादा वाटर वेपर को कंडक्ट कर ही नहीं सकती। ठीक है, जब वो और ज्यादा वाटर वेपर अपने पास रख ही नहीं सकती, तो उस टाइम पर जो हवा है सैचुरेटेड हो जाती है और उसे हम कहते हैं ड्यू पॉइंट। ठीक है, क्या कहते हैं? ड्यू पॉइंट कहते हैं। और जब हवा ठंडी हो जाती है, ड्यू पॉइंट से भी ज्यादा बिलो हो जाती है, ठीक है, ड्यू पॉइंट से भी ज्यादा ठंडी हो जाती है, तब वो एयर कंडेंस होती है। और जब एयर कंडेंस होती है, तो आपने बचपन से ही पढ़ा है कि जब एयर कंडेंस होती है तो क्या बनते हैं बेटा? बादल बनते हैं। क्या बनते हैं? इस तरीके के बादल बनते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी थी। लास्ट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसे हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाले चैप्टर जो हमने पढ़ा है उसमें भी बहुत पढ़ा है। हवा को हम मेजर करते हैं बैरोमीटर से। ठीक है, बैरोमीटर से मेजर करते हैं और इसकी यूनिट होती है मिलीबार। तो अभी तो हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर में इतना याद रखना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम बैरोमीटर में मेजर करते हैं और इसकी यूनिट होती है मिलीबार। अब आते हैं हम चैप्टर के एकदम लास्ट, और मतलब नहीं लास्ट तो नहीं, अब हम नेक्स्ट ये देखेंगे कि विंड की डायरेक्शन और विंड की स्पीड को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, विंड क्या होती है? मूविंग एयर, है ना, जो चलने वाली हवाएं हैं, जो ये मूविंग एयर है, आपको पता है हम इसी को क्या कहते हैं? विंड कहते हैं। तो पता है मैम? हाँ पता है। तो ये जो मूविंग एयर है ना, जो ये विंड है, उसे हम मेजर कैसे करें और हमें कैसे पता चलेगा कि भैया कितनी स्पीड पे हवा चल रही है ना, तो इस चीज को कैसे मेजर करते हैं, आओ देखो। विंड इज दी हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एयर। एयर की मतलब अर्थ के सरफेस पर हवा की हॉरिजेंटल मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? विंड कहते हैं। या फिर आप ये लिख सकते हो मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। दोनों ही एब्सोल्यूट, दोनों ही ठीक है। ठीक है, विंड मूव फ्रॉम एरियाज ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये लाइन मैंने आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर में इतनी बार बताई है कि विंड हमेशा कैसे चलती है बेटा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। ठीक है, तो अब कैसे हम क्या करें, कैसे हमें पता चलेगा कि भाई हवा कहाँ पर कितनी चल रही है? आपको पता है कि जब जमीन है, मैंने कई बार बताया, ये आपका लैंड है, लैंड पे सन की, यहाँ पर दिख भी रहा है, ये लैंड है, ये ग्राउंड है, सन की रेस पड़ रही है, जमीन क्या हुई? बहुत ज्यादा गर्म हो गई, तो जो जमीन के ऊपर चलने वाली हवाएं हैं वो ऊपर चली जाती है, ऊपर चली जाती है, और यहाँ पर क्या बनता है बेटा? लो प्रेशर का एरिया बनता है। क्या बनता है?
लो प्रेशर का एरिया बनता है। जब ये विंड ठंडी हो जाती है तब ये बनती है बेटा हाई प्रेशर की। जब ये विंड ऐसे जाती है, यहाँ पर ठंडी होती है, जब ये हाई तो जब विंड ठंडी हो जाती है, कूल हो जाती है, तो यहाँ पर क्रिएट होता है हाई प्रेशर, फिर वो नीचे आके इस डायरेक्शन में चलती है। तो विंड हमेशा ऐसे चलती है, ठीक है, तो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है। तो अब इसे मेजर कैसे किया जाए मैम, ये सब तो चीज हमें पता चल गई। देयरफॉर वी कैन से दैट प्रेशर क्रिएट विंड्स, भाई प्रेशर ही है जो विंड्स को क्रिएट करता है। अब विंड की स्पीड डिपेंड करती है कि भाई दो एरिया के बीच में कितना प्रेशर डिफरेंस है। ध्यान देखो, विंड की स्पीड किस बात पर डिपेंड करेगी कि दो एरिया है तो इन दोनों के बीच का जो प्रेशर है उसमें कितना ज्यादा डिफरेंस है, उसमें कितना डिफरेंस है। तो इस चीज पर क्या डिपेंड करती है, इस चीज पर डिपेंड करती है विंड की स्पीड। और द डायरेक्शन ऑफ द विंड इज ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द विंड वेन। पिक्चर में आपको दिख रहा है विंड वेन, हवा चलती है, जब हवा चलती है तो ये तेज तेज क्या करने लग जाता है बेटा, ये तेज तेज मूव करने लग जाता है। तो ये जिस डायरेक्शन में मूव करता है, हमें एक तो वो पता चल जाता है कि भाई नॉर्थ में मूव कर रहा है, ईस्ट में कर रहा है, वेस्ट में कर रहा है, साउथ में कर रहा है। तो इससे हमें डायरेक्शन पता चल जाती है कि हवा भाई कौन सी डायरेक्शन में क्या कर रही है, चल रही है। तो इससे हमें विंड की क्या पता चलती है, डायरेक्शन पता चलती है। ये होता है आपका विंड वेन। अब द स्पीड ऑफ विंड कीप्स चेंजिंग, भाई जो हवा की जो स्पीड है वो चेंज होती रहती है। कभी तो एकदम 40 किलोमीटर पर आवर पर चल रही है, कभी बिल्कुल ही धीरे चल रही है ना। तो जो विंड की स्पीड है वो क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। विंड की स्पीड बेटा 100 किलोमीटर पर आवर तक भी जा सकती है, ठीक है, 100 किलोमीटर पर आवर तक भी जा सकती है, सोचना जरा इस बात को, ठीक है। तो जो मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी, जुबान लप आ गई, ठीक है, ठीक है। तो जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होते हैं, जो लेबोरेटरीज होती हैं, वो क्या करती हैं, क्या हो रहा है भगवान, ठीक है। तो ये क्या करती हैं बेटा, ये विंड की स्पीड को कैसे मेजर करती है, एक एनीमोग्राफ करके क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है। तो एनीमोग्राफ में ये क्या करते हैं, विंड की स्पीड को मेजर करते हैं। ये होता है आपका एनीमोग्राफ, यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो। अब ये एनीमोग्राफ कैसे काम करता है वो देखो। An anemometer is used to check the wind speed. On a high vertical spindle, semicircular cups are attached to the ends of the horizontal spokes. देखो क्या होता है कि ये इस तरीके से क्या लगे होते हैं, यहाँ पर ये क्या लगे होते हैं, यहाँ पर लिखा भी है, एक सेमी सर्कुलर कप्स लगे होते हैं। अब जो ये सेमी सर्कुलर कप्स हैं, इनसे होता क्या है, ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट बेटा बेस रिकॉर्ड्स द नंबर ऑफ रोटेशन, कितना ज्यादा रोटेट कर रही हैं ये, इस रोटेशन के नंबर, ठीक है, और विंड की स्पीड कितनी किलोमीटर पर आवर है, ये कौन हमें बताता है, एनीमोग्राफ बताता है। पर अब कैसे, ये देखो, the concave sides of the cups offer resistance to the wind, making the spokes rotate and this is turn moves the rod in the middle। तो यही बोला गया है कि देखो हवा चलती है, तेज तेज मूव करते हैं, इनके मिडल में जो आप कह सकते हो कि इनके मिडल में वो रॉड लगी होती है, उस रॉड पर क्या होती है, स्पीड जो है मेजर होती रहती है, दैट्स इट। तो उससे हमें पता चल जाता है कि कितनी स्पीड या कितने किलोमीटर पर आवर पर हवा चल रही है। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है, देखो विंड की स्पीड इस तरीके से या मशीनरी में इंक्लूड होती रहती है। ये रोड है, इस रोड में ये फिक्स होता है, ठीक है। चलो, तो अभी हमने क्या देखा कि किस तरीके से हम वेदर के एलिमेंट्स को या क्लाइमेट के एलिमेंट्स को मेजर कर सकते हैं। अब हमें बात करनी है बेटा किसकी, वेदर की, मैप की। Map that show a variety of meteorological feature across a particular area at a particular point in time are defined as weather map। वेदर मैप हम किसे कहते हैं बेटा, ऐसे मैप जो हमें बहुत सारे फीचर्स दिखाएं, हर एक एरिया की हवा कितनी है, टेम्परेचर कितना है ना, कितनी गर्मी है, कितनी सर्दी है, जो ये सारे फीचर्स दिखाते हैं हमें वेदर के, उन्हें हम वेदर मैप कह देते हैं। अब सच मैप्स कंटेन अ नंबर ऑफ सिंबल, भाई जो वेदर मैप होते हैं बेटा उसमें बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, ठीक है, और ये जो सिंबल्स होते हैं उन सबका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है बेटा, और उन सबको एक स्पेशल रिसर्च के लिए यूज किया जाता है, वेदर फॉरकास्टिंग के लिए यूज किया जाता है। तो वेदर मैप्स पे जो सिंबल है उनकी अपनी ही एक अलग इंपॉर्टेंस है, ठीक है। द यूज ऑफ वेदर चार्ट्स मे बी traced back to the theory mid 19th century. The use of such map was felt necessary for devising on storm system। तो सिंपल सी बात है बेटा, जो वेदर
जो वेदर चार्ट्स है बेटा, उनका यूज तो आप ये कह सकते हो कि मिड 19 सेंचुरी से ही होता हुआ आ रहा है, ठीक है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये मैप्स बहुत ही ज्यादा नेसेसरी थे टू डिवाइस कि भाई स्टॉर्म सिस्टम कैसा है। अब इन मॉडर्न टाइम्स देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ वेदर मैप। भाई मॉडर्न टाइम में हमारे पास बहुत सारे क्या है वेदर मैप्स हैं, जैसे कि बेटा एविएशन मैप, कांस्टेंट प्रेशर चार्ट, सरफेस वेदर एनालिसिस, ठीक है। तो एविएशन मैप से तो आपको पता ही है एविएशन मैप कौन से होते हैं, जो हमें डायरेक्शन दिखा दे, जो हमें क्या दिखा दे, डायरेक्शन बता दे, एविएशन मैप्स, ठीक है। इसके बाद कांस्टेंट प्रेशर चार्ट्स जो हमें क्या दिखाएं बेटा, प्रेशर बता दे, ठीक है। इसके अलावा सरफेस वेदर एनालिसिस जो हमें किसी भी पर्टिकुलर सरफेस का क्या बता दे, एनालिसिस कर दे, कहाँ गर्मी है कहाँ ठंडी है, जो ये सारी चीजें कर दे, ठीक है। तो ये सब क्या है ना, हवा कौन सी स्पीड से चल रही है, कैसे एनालाइज करे, क्या करे, तो जो ये वेदर मैप है ये हमें ये सारी चीजें क्या करते हैं बेटा, बता देते हैं। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेम्परेचर ऑन अ मैप। देखो the distribution of temperature on a map is shown with lines that join places having the same temperature at a particular time, इसे कहते हैं आइसोथर्म्स। मान लो ये प्लेस है 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, यहाँ है 36 डिग्री, यहाँ दोबारा 25 डिग्री, यहाँ दोबारा 25 डिग्री। तो बेटा ऐसे प्लेसेस जहां पर सेम टेम्परेचर है, तो उनको क्या करते हैं, एक लाइन होती है, उस लाइन से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। जैसे इन तीनों प्लेसेस को मैंने ज्वाइन कर दिया, तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं, इस लाइन को हम कहते हैं आइसोथर्म्स, ठीक है। ऐसे प्लेसेस बेटा जहां जहां पर क्या है, सेम टेम्परेचर है, उन्हें एक लाइन से ज्वाइन कर दिया जाता है। जैसे कि आप यहाँ देखो 25 डिग्री सेल्सियस को ज्वाइन किया गया है, ठीक है, 30 डिग्री को ज्वाइन किया गया है। तो ऐसे इन्हें हम कहते हैं आइसोथर्म्स, जिसमें हम सेम जो प्लेसेस है जहां पर सेम टेम्परेचर है, उन प्लेसेस को आपस में एक लाइन से ज्वाइन कर देते हैं, जो कहलाता है आइसोथर्म्स, ठीक है। फिर होता है आइसोएट। आइसोएट क्या होता है बेटा, एक लाइन होती है मैप पर जो उन प्लेसेस को कनेक्ट करती है जहां पर सेम रेनफॉल होता है। ऐसे प्लेसेस जहां पर रेनफॉल जो है सेम मेजर हुआ है, जैसे यहां पर देखो 250 मिलीमीटर, तो इनको ज्वाइन कर दिया, ये देखो ये लाइन ज्वाइन कर दी, ये इन्हें हम कहते हैं आइसोएट। यहाँ पर 500 मिलीमीटर हुई है, तो इसको ज्वाइन कर दिया, ये देखो इस तरीके से ये ज्वाइन कर दिया, तो इनको ज्वाइन कर दिया। देन बेटा आइसोबार। आइसोबार कौन सी लाइन होती है, जहां पर सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जहां पर क्या है, सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है, और उन प्लेसेस को जो लाइन ज्वाइन करती है वो होती है आपकी आइसोबार। दैट्स इट। तो होपिंग कि आपको आज का ये छोटा सा चैप्टर हमने जो 20 से 25 मिनट्स में लगभग कर ही लिया होगा, वो आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, तब तक टेक केयर, स्टे विद मी, थैंक यू सो मच। लेकिन उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन ये है कि ये है हमारे क्लास 6-7 का व्हाट्सएप चैनल, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हो इस QR कोड को स्कैन करके। तो फटाफट से हमारी व्हाट्सएप फैमिली में इंक्लूड हो जाओ। आप होपिंग कि लेक्चर अच्छा लगा होगा। टेक केयर, लव यू।